हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस स्पीशीज में आपका स्वागत है। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक एंड हमने जो आपका इंडिया चाइना रिलेशंस है उसको कंप्लीट कर लिया है कम्प्रीहेंसिव वे में। एंड आफ्टर वाचिंग दिस टॉपिक यू विल नॉट बी फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द इंडिया चाइना रिलेशंस। बस आपको करंट से अपडेटेड रहने हैं। ठीक है, अगर कुछ डेवलपमेंट्स होता है तो वैसे आपके जो विजन आईएएस मैगजीन में है वो कवर हो जाएंगे, तो आपको बस कुछ पॉइंट्स ऐड कर लेने। बाकी जो बेसिक मुद्दा है वो आपको ही पता है कि इसमें कवर कर दी गई हैं अच्छे से। तो कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है तो बस आपको एडिशन करना है। तो होप यू अंडरस्टूड। और एक बात और, आपको ही पता है यूपीएससी पीटी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है यूपीएससी की तरफ से। एंड द लास्ट डेट टू फिल अप द फॉर्म इज 21 Feb 2023 टिल 6 PM। तो मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर दें। ठीक है, बिकॉज सेंटर एलोकेशन जो होता है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होता है। एंड इस नोटिफिकेशन में बेसिकली वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होगा, ओटीए जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है। तो बढ़िया से फॉर्म फिलअप करिएगा। सो लेट्स मूव टू टुडेज टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो रिलेशंस हैं। और इसको जानने से पहले दो तीन बात आपको समझ लेनी चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रही थी। जब आपको पता है कि फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस की बात लगभग 5-6 महीने से काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो गई थी, तो इसीलिए ये आपका न्यूज़ में रहा था। तो हम उसे भी देखेंगे क्योंकि उस टॉपिक को कवर करना ज़रूरी है। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल लुक एट द बेसिक। आपको ही पता है ना, यूरोपियन यूनियन एक कंट्री नहीं है बल्कि एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है यूरोपियन कंट्रीज का। कितने कंट्रीज इसमें शामिल है? 28 कंट्रीज इसमें शामिल है। तो ध्यान रखना है, फॉर प्रीलिम्स पर्पस आपको यूरोपियन यूनियन के बेसिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। हालांकि इस मैगजीन में बेसिक्स नहीं डिस्कस की गई हैं, लेकिन मैंने सोचा जब आपको पूरी तरह से डिस्कस कर ही रहे हैं तो क्यों ना बेसिक्स भी डिस्कस कर दिया जाए ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो फिर मैंने उसको भी इंक्लूड करने का प्रयास किया। आप देख सकते हो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज देर इज़ नो नीड टू गो डीपर एंड डीपर। जितनी ज़रूरत होगी हम उतने पॉइंट एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड अल्टीमेटली वो आपके बेनिफिट्स के लिए होंगे फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक्स लेट्स लुक एट द मैप फर्स्ट, बिकॉज आपको ही पता है मैप से चीज़ें आसान हो जाती। तो आपके सामने पूरा यूरोप का मैप दिख रहा होगा, है ना। और यूरोप में आपको ही पता है बहुत सारे कंट्रीज है, और ये जो कंट्रीज है ना छोटे छोटे हैं, लेकिन नंबर ऑफ कंट्री ज़्यादा है, लेकिन साइज ऑफ द कंट्री देखोगे तो काफ़ी छोटे छोटे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो इस्तोनिया, लतीवा, लिथुआनिया, पोलैंड, है ना, जर्मनी। एरिया काफ़ी ज़्यादा छोटा है इन सब का। एंड अब बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो, है ना, ये जो ब्लू कलर में देख रहे हो यही है आपका यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश। तो कौन कौन से सदस्य देश है, क्या आपको याद रखने की जरूरत है प्रीलिम्स में? सदस्य देश टोटल 28 है, कितना याद रखोगे? तो इसका मतलब क्या है, हमें रिवर्स में चलने की जरूरत है। कौन कौन से नहीं है उसको याद रखना है। तो 3-4 देश के ही नाम आप याद रखोगे, काम बन जाएगा। जैसे नॉर्वे आप देख सकते हो मेंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्विट्जरलैंड आप देख सकते हो यहाँ पर, वो भी नहीं है। उसके बाद आप देखो ये जो बेलारूस है, यूक्रेन है, ये सब भी मेंबर नहीं है। और यूक्रेन के बारे में तो आप ही जान रहे होगे। और इसके बाद यूरोपियन यूनियन है यूके, यानी कि ब्रिटेन। तो आपको ही पता है कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर गया। ब्रेग्जिट का नाम तो आपने सुना होगा। तो ये जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हो इट इज़ रिसेंटली डिपार्टेड, यानी कि अलग हो गया, ठीक है। और उसके बाद देख लो आइसलैंड भी मेंबर नहीं है, लेकिन आयरलैंड मेंबर है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आइसलैंड नहीं है, नॉर्वे नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है, ठीक है, बेलारूस, यूक्रेन, ये सब नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। और बाकी आपको
कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप एलिमिनेशन कर सको। होप यू अंडरस्टूड द बेसिक पॉइंट। एंड ये कौन सा वाटर बॉडी है आप हमें बताना, ये जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो मैंने बेसिक्स आपको बता दिया मैप के माध्यम से। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन है ना, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 28 कंट्रीज। यहाँ 27 दिया है, लेकिन मैंने नेट पर इंटरनेट पर चेक किया, 28 कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से यूँ कहो कि इट इज़ एसोसिएशन ग्रुप, जहाँ पर जो कंट्रीज हैं एक साथ आते हैं और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली अगर कहें तो वन मार्केट है ना, वन इकोनॉमी, या फिर वन पॉलिटिकल ब्लॉक, ऐसे कह लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि लेट्स से कि कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है फ्रॉम वन यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्री टू अदर यूरोपियन मेंबर कंट्री, तो कोई एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट ड्यूटी या फिर आपका इंपोर्ट या कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, है ना, बिकॉज इसको एक इंटीग्रेटेड मार्केट रूप में ट्रीट किया जाता है। और इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन के कॉमन पार्लियामेंट भी है ना, साथ ही साथ कॉमन कोर्ट भी है कि लेट से कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये कॉमन कोर्ट सेटल करेगा। तो बस ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है प्रिलिम्स में कि सारे जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर है उसकी कॉमन करेंसी है? नहीं, 19 ऑफ दीज कंट्रीज यूज यूरो, यूरो एज ए करेंसी, ऑफिशियल करेंसी। एंड जो 8 है वो आपका यूरो नहीं यूज करते हैं, ठीक है, अपनी अपनी करेंसी यूज करते होंगे। एंड क्या नाम याद रखना है 8 यूरोपियन यूनियन मेंबर का? नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका ओरिजिन जो है ना, आपको समझने की ज़रूरत है कि यूरोप में ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ चली है। वर्ल्ड वार वन को ले लो, वर्ल्ड वार टू को ले लो, फिर इन बिटवीन दैम और भी छोटे मोटे लड़ाइयाँ चलती रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सब जो कंट्रीज है ना, ये सब बोला कि भाई साहब बस करो, बहुत लड़ लिया, अब एक साथ आते हैं, कॉपरेशन करते हैं, ताकि हम सब एक साथ मिलकर ग्रो करें और ये सब जो लड़ाई झगड़े की चीज़ें हैं इसको पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द यूरोपियन यूनियन ग्रो आउट ऑफ डिजायर टू फॉर्म ए सिंगल यूरोपियन पॉलिटिकल एंटिटी टू end the centuries of the warfare among the European countries that ultimately culminated with the World War II। तो फिर आपका ये ग्रुप बनना शुरू हुआ, ग्रुप पर चर्चा शुरू हुई, धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ और आगे आपका यूरोपियन यूनियन बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ से प्रोसेस चालू होती है 1946 से, ठीक है। बट हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, बिकॉज वी डोंट नीड टू रिमेंबर इट, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो पढ़ लेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स को समझ लेते कि आखिरकार क्या ऑब्जेक्टिव्स है यूरोपियन यूनियन का। तो पहली बात ये, पीस, वैल्यूज़, वेलबींग प्रमोट करना, साथ ही साथ फ्रीडम, सिक्योरिटी, जस्टिस प्रमोट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आपको ही पता है ना, डेवलपमेंट दैट कैटर द नीड ऑफ द प्रेजेंट एंड दैट विल ऑल्सो कैटर द नीड ऑफ द फ्यूचर। एंड along with competitive market economy हो, फुल एम्प्लॉयमेंट प्रमोट हो, सोशल प्रोग्रेस हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करना है, ठीक है, और कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करनी है। इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन इस्टेब्लिश किया जाए जिसका करेंसी यूरो होगा, है ना। तो 19 कंट्रीज ने बेसिकली एक्सेप्ट किया है, बाकी ने नहीं किया है। तो आखिरकार व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो देख सकते हो आप, आफ्टर वर्ल्ड वार टू, जब वर्ल्ड वार टू ख़त्म हो गई तो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा नुकसान, यूँ कह सकते हो कि यूरोप में देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा यूरोप जो है ना टूट गया था आफ्टर द वर्ल्ड वार टू, है ना, खाने के लाले पड़ गए थे एक प्रकार से। साथ ही साथ इकोनॉमी डिस्ट्रक्ट हो गई थी जिन्होंने भी वर्ल्ड वार टू में पार्टिसिपेट किया, है ना। जर्मनी का हालत आपने देखा भी होगा, है ना। फिर ब्रिटेन का भी आपको पता होगा, हमने पढ़ा भी है मॉडर्न हिस्ट्री में, कुछ कुछ बारे में आपको याद भी आ रहा होगा, ठीक है।
तो वही सब बातें थी कि ये जो आपके देश थे, जैसे जर्मनी अपनी धुन में थे, है ना, ब्रिटेन अपनी धुन में कि भाई साहब अपुनिच बना है, इस टाइप की विचारधारा, तो क्या होगा कि कॉपरेशन नहीं होगा, एक प्रकार से लड़ने झगड़ने की भावना होगी कि लेट से कि भाई साहब कैप्चर कर ले, क्योंकि शुरुआती दौर से ही यूरोपियन कंट्रीज का क्या एम रहा है कि भाई साहब कैप्चरिंग करो, कॉलोनीज बनाओ, तो एक कंपटीशन का दौर था, इसी के कारण आपका लड़ाई झगड़े भी चलते रहते थे बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द यूरोप। जैसे वी टॉक्ड अबाउट द फ्रेंच एंग्लो फ्रेंच वॉर, आपने सुना भी होगा, है ना, इंडिया में भी इसका असर देखने को मिला था। उसके बाद एंग्लो डच राइवलरी के बारे में भी आपने सुना होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 सारे थक के हार गए थे कि वैसा बहुत लड़ लिया, अब जो है कुछ तो उपाय करो कि कॉपरेशन हो, है ना, और इस प्रकार के वॉर के चंगुल से छुटकारा मिले। तब आप देख सकते हो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन सब बनने शुरू हुए। ये सब डेवलपमेंट आपका 1946 के बाद से ही आना शुरू हुआ, या फिर यूँ कहो वर्ल्ड वॉर 2 के इंड के बाद से ही आना शुरू हुआ कि लेट्स मेक ए गुड यूरोप, है ना, लेट्स मेक ए बेटर यूरोप, इस प्रकार की विचारधारा। तो इसकी शुरुआत अगर देखो तो 1946 में यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में, एंड जो विंस्टन चर्चिल है, इसके बारे में आप भली भांति वाकिफ होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जो इंडिया में देखने को मिली थी, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इन्होंने बेसिकली एडवोकेट किया, समर्थन किया कि एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप को क्रिएट किया जाए। उसके बाद 1952 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाया गया अंडर द ट्रीटी ऑफ पेरिस बाय 6 कंट्रीज कॉल्ड द 6, जिसमें ये कंट्री आप देख सकते हो, फॉर इंश्योरिंग कॉमन मार्केट अंडर इट। एंड उसके बाद और भी बहुत सारे एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बने, बट हमें क्या लेना देना, वी डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस, बट हमें कुछ और चीज़ें जो हमें जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखो एक ब्रेग्जिट है, तो ब्रिटेन भी आपको पता है यूरोपियन यूनियन का सदस्य था, लेकिन 2016 में एक रेफरेंडम हुआ था ब्रिटेन में, जिसमें ये पूछा गया वहाँ की जनता से कि क्या आप यूरोपियन यूनियन के संग रहना चाहते हो या अलग होना चाहते हो। तो रेफरेंडम मतलब क्या होता है कि जनमत संग्रह, जनता से पूछा गया, तो जनता ने बोला भाई साहब चलो अलग ही हो जाते हैं, है ना, तब जाके ये प्रोसेस स्टार्ट हुई, और अब आप देख सकते हो ब्रिटेन हैज़ फुली एग्जिटेड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। एंड नाउ द प्रोसेस इज अंडर यूके पार्लियामेंट फॉर फॉर्मल विदड्रॉल फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, बेसिकली हो ही चुकी है विदड्रॉल। अब थोड़ा सा गवर्नेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, जैसे इंडिया की गवर्नेंस स्ट्रक्चर को हम समझने का प्रयास करें तो इंडिया में पार्लियामेंट है ना, कैबिनेट है ना, वी हैव द सुप्रीम कोर्ट दैट डील्स विद द जुडिशियल मैटर्स, वी हैव द एग्जीक्यूटिव दैट डील्स विद द एग्जीक्यूटिव मैटर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, है ना, एंड वी हैव द लेजिस्लेटिव बॉडी लाइक पार्लियामेंट दैट इज विद द मेकिंग ऑफ द लॉज। तो इसी प्रकार से ये जो आपका यूरोपियन यूनियन गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ कुछ सर्टेन बॉडीज है जो इन सब डायमेंशंस को देखते हैं, हैंडल करते हैं। तो एक है आपका यूरोपियन काउंसिल। तो यूरोपियन काउंसिल की बात करें तो ये एक कलेक्टिव बॉडी है जो यूरोपियन यूनियन की ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शन और जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज है उसको डिफाइन करता है। अब इसमें कौन शामिल होते हैं, नो नीड टू रिमेंबर फॉर द प्रीलिम्स और द मेंस, क्योंकि हमारा मैटर है ही नहीं, बस मैंने हाईलाइट कर लिया है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वी हैव द यूरोपियन पार्लियामेंट। यस, ये आपको समझने की ज़रूरत होगी कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूँ कह सकते हो कॉमन पार्लियामेंट है पूरे यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ के लिए। तो इसका मतलब क्या होंगे कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ से आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इस यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में आएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द यूरोपियन यूनियन सिटीजन जिनकी उम्र 18 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा की है, ठीक है। और ये क्या करता है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस को एक्सरसाइज करता है जो यूरोपियन यूनियन के दायरे में आता है। उसके बाद और भी है बट हमने इसको काट छाट दिया है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। एंड वी हैव द यूरोपियन कमीशन। ये आप कभी कभी सुन लेते होगे, कभी कभी प्रीलिम्स के लिए भी इसको पढ़ते होगे आप। ये जो यूरोपियन कमीशन है ना, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूरोपियन यूनियन का। जैसे इंडिया में अगर हम देखें
जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करें तो कैबिनेट है आपका, है ना। उसी प्रकार से यूरोपियन कमीशन जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूरोपियन यूनियन का, और ये लेजिस्लेशन को कौन से लॉ लाने हैं वो सबको प्रपोज करता है ना। इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, अपहोल्डिंग द यूरोपियन यूनियन ट्रीटीज एंड मैनेजिंग द डे टू डे बिजनेसेस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। एंड इसमें आपके एक प्रकार से 27 मेंबर्स होते हैं, मतलब जो मेंबर कंट्रीज है ना उसी के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें होते हैं। तो 27 या 28 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंट्री, आई थिंक मैंने 28 कंट्रीज बोला है ना, तो 28 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और यही आपका कैबिनेट गवर्नमेंट के रूप में ऑपरेट करता है। तो दैट्स ओवर। एंड उसके बाद ये सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखो द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, सिंपल कहो कि कॉमन कोर्ट है ये लेट्स से कि आपका कोई लीगल डिस्प्यूट आ गया बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट्स एंड द यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो ये इस कोर्ट में जाके सेटल किया जाएगा अलॉन्ग विथ जो यूरोपियन यूनियन के लॉज है, कॉमन लॉज लेट से बनता है ना यूरोपियन पार्लियामेंट से, तो उसको ये इंटरप्रेट करने का भी काम करेंगे। जैसे होता है ना इंडिया में देख लो जुडिशरी, जो भी लेजिस्लेटिव लॉज हैं जो लाए गए हैं, चाहे वो आपका पार्लियामेंट की तरफ से हो चाहे वो आपका स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से, तो उसको एक प्रकार से इंटरप्रेट करने का प्रयास करता है कि क्या भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पर ठीक बैठता है या नहीं बैठता है, तो उसी हिसाब से आप समझ लो, ठीक है। उसके बाद वी हैव द यूरोपियन यूनियन सेंट्रल बैंक, यहाँ पर देखो आप, है ना, एंड इट इज़ द सेंट्रल बैंक फॉर द यूरो एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ को ये एडमिनिस्टर करता है विद इन द यूरो जोन। इसमें आपके 19 मेंबर स्टेट्स होते हैं ऑफ द यूरोपियन यूनियन। उसके बाद एक आधा और फंक्शन देख लो, इंटरेस्ट रेट सेट करता है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक्स को ये लोन देंगे इन द यूरो जोन। एक प्रकार से मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशंस को कंट्रोल करने का प्रयास करता है कॉमन वे में। तो एक प्रकार से आप हमें बताओ इन्फ्लेशन, और अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या इन्फ्लेशन घटेगा या फिर बढ़ेगा, एंड इसके रिवर्स अगर बोले मनी सप्लाई अगर कम हो जाती है ना इकोनॉमी से, तो फिर आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है। ये आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। बाकी क्या फंक्शन है यूरोपियन यूनियन का, इसमें एक बार पढ़ लेना आप, लेकिन वही है कि किन किन क्षेत्र में कॉपरेशन होता है, ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंट, इन सब फील्ड में। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो गुड्स कैन फ्लो फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ इट्स मेंबर नेशंस विदाउट टैरिफ्स, है ना, यही सब तो बातें हैं। उसके बाद यूरोपियन यूनियन का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, ये हम पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी हम अपने मेन मुद्दे पर आएंगे। तो यहाँ तक हमने आपको बेसिक्स क्लियर कर दिया। होप you understood all the basics. So let's move to the document that we have prepared, that is your only eyes material. तो यहाँ हम देखेंगे, अब हम बिगनिंग कर रहे हैं फॉर्मल तरीके से इस मैगजीन का ऑन द टॉपिक ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशंस, ठीक है। तो चीज़ें अच्छी लग रही है, ठीक ठाक लग रही है, तो आप सही से सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड जुड़िए हमारे साथ। तो बेसिकली ये आपको पता ही है कि यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का रिलेशन कब से शुरू होगा। पहली बात तो ये कि जब इंडिया आज़ाद होगा तब, और दूसरी बात ये जब यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश हो जाएगा तब। तो यूरोपियन यूनियन की इस्टेब्लिशमेंट एक प्रकार से 1946 से शुरू हुई, और उसके बाद बहुत सारे बॉडी इंस्टीट्यूशंस बने, और दैट एक्चुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। हमने स्किप किया उस टॉपिक को, बट यही तरीका या प्रोसेस हुआ था यूरोपियन यूनियन के बनने का। तो जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया का रिलेशन है ये आपका अर्ली 1960 से शुरुआत हो गई थी, और इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशन यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी के साथ बनाई। साथ ही साथ इतना ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा कॉमन व्यू पॉइंट्स शेयर किए जाते हैं बिटवीन बोथ, दैट इज एक तो ये है प्लूरिस्टिक सोसाइटी, मार्केट इकोनॉमी, या फिर यूँ कह सकते हो कि कैपिटलिस्ट
उसके बाद पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और ये तो आपको ही पता होगा, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये यूरोप की ही देन है, या फिर रूल ऑफ लॉ, ये सब आप पढ़ते भी होगे प्रीलिम्स के लिए, फ्रॉम द लक्ष्मीकांत, जो आपके हैं ना सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको पढ़ना भी ज़रूरी है, एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। अब हम जानते हैं व्यूज़ के बारे में। व्यूज़ मतलब क्या विचारधारा रखते हैं इंडिया के तरफ से या फिर यूरोपियन यूनियन के तरफ से। तो एस जयशंकर आपको ही पता है कि द एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इनका कहना था कि अभी जो है ना, जो वर्ल्ड है, द प्रेजेंट वर्ल्ड, ये अपने आप को रीबैलेंस कर रही है, एंड इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो ऐसी स्थिति में बोथ इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन शुड एम टू बिल्ड ए मोर कम्पैक्ट रिलेशनशिप टू एंगेज विद दिस न्यू रियलिटी। अब आप समझो, ये रीबैलेंसिंग मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ द पावर बैलेंस, है ना। कैसे शिफ्टिंग ऑफ द पावर बैलेंस? है ना, यूएस की हेजेमनी को चाइना चैलेंज कर रहा है, साथ ही साथ रशिया का राइज देखने को मिल रहा है ना। और साथ ही साथ आप देखो, many developing countries are emerging at the global level like India, ठीक है। तो ऐसे में जो रिलेशंस है उसको और ज़्यादा क्लोज करने की ज़रूरत है, क्लोज मतलब नज़दीकियाँ बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ बात हमने करी, और उसके बाद कुछ टाइमलाइन हम देखते हैं दोनों के बीच रिलेशंस किस प्रकार से स्टैब्लिश हुए। तो ये सब जो रिलेशन स्टैब्लिश होते हैं ना, तो धीरे धीरे जब कॉपरेशन बढ़ते चली जाती है तो ट्रस्ट मजबूत हो जाता है, और बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ दिस ट्रस्ट अल्टीमेटली लीड्स टू मोर डीप इन कॉपरेशन, है ना। तो हम उसी दो तीन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे ईयर 2000 है, यहाँ पर फर्स्ट यूरोपियन यूनियन इंडिया समिट हुई थी लिस्बन में, एंड यहाँ पर 200 मिलियन यूरो सपोर्ट इंडिया को, इंडिया के सर्व शिक्षा अभियान के लिए दी गई। ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉपरेशन शुरू होता है। एक दो पॉइंट बस आपको जानने की जरूरत है। फिर 2001 में यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, और आप समझ सकते हो कि रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया डेवलपमेंट कितना इसेंशियल है, फॉर द एम्प्लॉयमेंट, फॉर द faster development, for delivering of the services to remotest of the location। ठीक है, तो इंटरनेट का आप सिग्निफिकेंस समझ सकते हो। तो ये बात है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं सिर्फ इंटरनेट के लेवल पर नहीं बोल रहा हूँ, डिजिटल लेवल पर नहीं बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री में ले लो, एग्रीकल्चर में ले लो, सर्विसेज सेक्टर में ले लो, हर डायमेंशन को खोलोगे आप, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एंड उसके बाद देख लो 2004 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लॉन्च की गई, 2005 में जॉइंट एक्शन प्लान टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। बस ऊपर ऊपर से आप समझ लो कि हाँ ये सब चीज़ें हुई थी। उसके बाद देख लो, पीपल एंड कल्चर को एक साथ लाने का प्रयास किया गया था, इकोनॉमिक पॉलिसी डायलॉग, ताकि इकोनॉमिक रिलेशंस बूस्ट हो, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने की बात की गई थी। उसके बाद 2006 में फिर से फाइनेंशियल एड एलोंग विद 2011 में देख लो, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक प्रकार से लोन दिया था अप्रोक्स 200 मिलियन यूरो का, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट जो इंडिया में स्टार्ट हो रहे थे उसको फाइनेंस किया जा सके। बिकॉज इन सब प्रोजेक्ट में पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे पास जो पैसे होते हैं ना वो सोशल सर्विसेज के लिए चले जाते हैं, है ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम काफ़ी नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास पैसे बचत ही नहीं होते हैं, है ना। बिकॉज बहुत सारी स्कीम्स चलती रहती है तो उन सब में पैसे खर्च हो जाते हैं, और साथ ही साथ टैक्स बेस आप देख लो कितनी कम है ना। टैक्स बेस कम है और टैक्स अमाउंट भी कम आते हैं, तो इन सब के कारण कहाँ से कैपिटल में हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। दैट्स वाई लोन या असिस्टेंस हम प्राप्त करते हैं, तो फिर हम इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर देख लो 2012 में यूरोपियन यूनियन इंडिया स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये लॉन्च की गई थी फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब ये सब बातें हो गई। अब चलते हैं, एक समिट ऑर्गेनाइज हुई थी 15th एनुअल समिट जुलाई 2020 में। तो इसमें
क्या कुछ बातें हुई थी, आपको बस ध्यान रखना है, मेंशन कर देने हैं एज ए रेफरेंस कि हाँ भाई साहब ये समिट हुई थी, और इसमें आपका जो आउटकम हुआ एक दो पॉइंट आप यूज कर सकते हो, मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो ये जो समिट हुई ना लगभग 2 साल के बाद हुई थी, इसका कारण भी था कोरोना आउटब्रेक हो गया था, तो फिर फेस टू फेस मीटिंग तो हुई नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि मई 2021 में इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन रिलॉन्च द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स, यानी कि लंबे अरसे से बात चल रही है कि भाई साहब इन दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, कम्प्रीहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, लेकिन टॉक्स ब्रेक हो जाती थी। क्यों ब्रेक हो जाती थी? क्योंकि इंडिया के जो इंटरेस्ट थे और जो यूरोपियन यूनियन के जो इंटरेस्ट थे विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड मैटर, वो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर कॉपरेट नहीं हो पाते थे। इसके कारण जो नेगोशिएशंस है वो नहीं हो पाती थी, वही बात है। उसके बाद जैसे आपका आरसीपी भी देख लो, आरसीपी भारत ने क्यों विद्रोह किया, इसके आप कारण हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, बिकॉज उसे भी आपको पढ़ना ही है। तो अगर हम बात करें आउटकम ऑफ एनुअल समिट इन जुलाई 2020, तो क्या आउटकम हुआ देख लो। इंडिया यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें आपका रोड मैप 2025 तक के लिए तैयार की गई, फोकस किया जा रहा है कि किस प्रकार से हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करें ओवर दिस नेक्स्ट 5 ईयर्स, अलॉन्ग विथ सेफ क्लीनर एंड मोर स्टेबल वर्ल्ड की बात की गई है, जिसमें दोनों देश की जो मतलब दोनों की जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाए, प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के राह पर चला जाए। अलॉन्ग विथ ट्रेड पैक्ट हो गया आपका, जैसे वही ट्रेड पैक्ट आपका एफटीए टाइप कि वैसा बैलेंस्ड एम्बिशियस एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हो, एंड जो भी आपके सप्लाई चेन इश्यूज हो उसको एड्रेस किया जाए। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन में आप देख लो, दोनों ने न्यू मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग लॉन्च करने का बात कहा है। साथ ही साथ पायरेसी को कर्व करने के लिए काउंटर पायरेसी मिलिट्री ऑपरेशंस में कॉपरेशन करने की बात करी गई है इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, बिकॉज यूरोप के भी जो ट्रेड है ना वो भी इंडियन ओशन से ही गुजरते हैं। तो ये जो आपके पायरेसी वाले इंसिडेंट्स हैं ना, ये आपका यूँ कहो कि वेस्टर्न इंडियन ओशन में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिधर आपका पर्शियन गल्फ है ना, गल्फ ऑफ ओमान है, रेड सी है उस तरफ, है ना, उधर से ही आपका यूरोप के लिए जो शिप्स हैं, है ना, वो सब गुजरती हैं। तो इसीलिए उसको स्ट्रेंथन करने के लिए डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन एंड इंडिया की जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है यूरोपोल है, इन्होंने नेगोशिएशंस भी लॉन्च किया टू कम्बैट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन यानी कि हम न्यूक्लियर कॉपरेशन तो करेंगे लेकिन फॉर द सिविल पर्पस फॉर द पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी लाइक प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन पर सहमति बनी है, ठीक है। और ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ है सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी को लेकर। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ ये भी आप बताइए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यही सब कीवर्ड को उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया यूरोपियन यूनियन वर्चुअल समिट जो मई 2021 में हुआ था। तो इसमें वही है एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स को रिज्यूम करने की बात की गई है। और आप देख सकते हो आफ्टर 8 years इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन हैव डिसाइडेड टू रिज्यूम दिस नेगोशिएशन फॉर ए ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद बीआईटी टॉक्स को भी रिज्यूम करने की बात की गई है। बीआईटी मतलब बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जिसके तहत दोनों देश में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने की बात है ना। अलॉन्ग विद कनेक्टिविटी पार्टनरशिप क्लाइमेट चेंज, जिसके तहत दोनों ने अपने कमिटमेंट को रीइटरेट किया है कि हम जो है पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को अचीव करेंगे, है ना। पेरिस एग्रीमेंट किस कॉप का आउटकम है आप हमें बताइए, और साथ ही साथ इसकी क्या टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट की, ठीक है। एंड ये आप देख लो टेक्नोलॉजी के फील्ड में दोनों ने बायलेटरल कॉपरेशंस को और मजबूत करने की बात करी है ऑन द डिजिटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। डिजिटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मतलब क्या, 5G हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम, ठीक है। क्वांटम से रिलेटेड क्यूबिट्स पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा है ना। क्यूबिट्स क्या है, तो बेसिकली जैसे आपके ट्रेडिशनल कंप्यूटर में जीरोज एंड वंस में डाटा स्टोर होते हैं ना, उसी प्रकार से जो आपके
क्वांटम कंप्यूटर्स है ना, उसमें क्यूबिट्स के रूप में, है ना, 0 1 एट द सेम टाइम, इस रूप में आपका डाटा स्टोर किए जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मेंस, है ना। और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप यूपीएससी के डिफरेंट सिलेबस से लिंक कर दो, एग्रीकल्चर से लिंक कर दो, है ना, इंडस्ट्री से लिंक कर दो, ठीक है, या फिर कोई आपका डिजास्टर है उससे लिंक कर दो। हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन को आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो मेंस में और मज़ा आएगा आपको। एरिया ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, तो कौन कौन से फील्ड में कॉपरेशंस देखने को मिलते हैं। एक तो जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पर कॉपरेशन की बात करें तो ये कॉपरेशन क्यों आज हमें और ज़्यादा डीपर देखने को मिल रही है, तो पहली बात तो ये कि अनसर्टेन यूएस पॉलिसी। अब ये थोड़ी सी मैगजीन पुरानी है लेकिन बात बन जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप जो आपके यूएस के प्रेसिडेंट थे, है ना, उसके बाद जो बाइडेन ने उनको रिप्लेस किया, तो जब ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था तो वो प्रोटेक्शनिज्म पर, यूएसए फर्स्ट की पॉलिसी पर ज़्यादा फोकस करते थे, है ना, अलोंग विथ व्हाट, एथॉरिटिव चाइना, अलोंग विथ द मल्टीलेटरल ऑर्डर में आ रही डिस्टर्बेंसेस। तो इन सब ने कहीं ना कहीं दोनों देश को प्रभावित किया। दोनों देश मतलब दोनों, जो एक इंडिया है, यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन जब हम बोल रहे हैं तो मान के चलो एक ग्रुप है, हम कभी कभी इसको देश बोल देते हैं बट इग्नोर इट, टू रियलाइज दैट ए सब्सटेंसिव इंगेजमेंट ज़रूरी है दोनों के बीच में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चाइना राइज, ठीक है, बिकॉज राइज ऑफ चाइना चैलेंज है दोनों के लिए, तो एड्रेस तो करना है। तो भारत के साथ रिलेशंस अगर यूरोपियन यूनियन बनाता है तो इस मैटर को तो आराम से एड्रेस किया जाएगा, है ना, बिकॉज इंडिया एक प्रकार से चाइना का नेबरिंग कंट्री है और इंडिया भी चाइना के अप्रोच को या फिर एग्रेसिव अप्रोच को लाइक नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद देख लो, यूरोपियन यूनियन ने कनेक्टिविटी प्रोग्राम को भी अनेबल किया था, दैट इज़ नोन एज गोल्डन गेटवे टू काउंटर द चाइनीज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये याद रखिएगा, गोल्डन गेटवे कभी यूज कर सकते हैं। इंडो पैसिफिक के ऊपर हमने देखा दोनों के जो विचारधारा मिलते हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के, इसीलिए आप देख लो यूरोपियन स्ट्रेटजी फॉर इंडो पैसिफिक जो यूरोपियन यूनियन ने अनेबल किया, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की थी, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, हाँ, है ना, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी विचारधारा मिलते हैं। एंड इस स्ट्रेटजी में इंडिया को सेंट्रल पोजीशन या सेंट्रल रोल दिया गया है ना। जैसे एक स्टेटमेंट भी है, रिवा गांगुली दास सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनका कहना है कि यूरोप्स इम्प्रेस ऑफ द इंडो पैसिफिक, यानी कि यूरोप ने जो इंडो पैसिफिक की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाया है, ये सिग्निफाई करता है कि किस प्रकार से जो इंडो पैसिफिक या फिर इंडियन ओशियन की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ रही है ना। एंड इट ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेशन विद इंडिया। साथ ही साथ सिनर्जी ऑफ विजन है, सिनर्जी ऑफ विजन मतलब विचारधारा का मिलन। जैसे देख लो इंडिया का जो विजन है इंडो पैसिफिक को लेकर, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रेटजी फॉर द इंडो पैसिफिक है, दोनों रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं कि वैसा रूल बेस्ड ऑर्डर हो, ऐसा नहीं कि कोई देश आए और वो डोमिनेट कर ले, है ना, और कोई रूल्स रेगुलेशन को ना माने, तो ऐसे में तो मोनोपोली नहीं चलेगी वर्ल्ड ऑर्डर में। वर्ल्ड ऑर्डर में रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए दैट अप्लाइज टू द ऑल इंडिविजुअली एंड द ग्लोबल कॉमन एंड ऑल्सो रेस्पेक्टिंग सॉवरेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये सब विचारधारा मिलती है दोनों के बीच, ठीक है। एक बाद इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो देख लो इंडिया के एडवांसमेंट पर बात की गई है ना, यानी कि इंडिया को एक प्रकार से बूस्ट किया जाएगा, ये बात कही गई है 2018 स्ट्रेटजी ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के तहत यूरोपियन यूनियन ने अपने इंटरेस्ट को जताया है कि हम जो है इंडिया के एडवांसमेंट में मदद करेंगे, साथ ही साथ इंडिया को इक्वल फुटिंग पर ट्रीट करेंगे, है ना, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मॉडर्नाइजेशन पार्टनरशिप होगा बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। एंड ऑल्सो इंडिया सपोर्ट करेगा हमें, यानी कि यूरोपियन यूनियन को, इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज इंडिया जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है आराम से यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में,
है ना, तो वहाँ पर जॉब सब बनेंगे। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतना बड़ा मार्केट है, दोनों यूरोप भी इंडिया के लिए मार्केट है और इंडिया भी यूरोप के लिए मार्केट है, तो बात तो फतेह की है। उसके बाद देख लो ट्रेड में, आपका ये जो यूरोपियन यूनियन है, जो ब्लॉक ऑफ 28 कंट्रीज, ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यानी कि अगर हम यूरोपियन यूनियन को एक देश मान ले, तो सबसे ज़्यादा ट्रेड इंडिया इसी यूरोपियन यूनियन के साथ करता है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन यूनियन, तो इंडिया जो है 9th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। बस आपको ये याद रखना है ना, यूरोपियन यूनियन इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, बस काम चल जाएगा। और एक डाटा आप देख लो, 2018-19 में बायलैटरल ट्रेड जो है दोनों के बीच 115.6 बिलियन डॉलर का था, ठीक है। साथ ही साथ जो आपके इंडियन कंपनीज हैं, यहाँ पर यूरोपियन कंपनीज की बात की जा रही है, लगभग 6000 यूरोपियन कंपनीज इंडिया में प्रेजेंट है। एंड डायरेक्टली देख लो 1.7 मिलियन पीपल या फिर 17 लाख लोगों को डायरेक्टली रोजगार दे रही है, और इनडायरेक्टली लगभग आपके 50 लाख लोगों को रोजगार दे रही है। साथ ही साथ इंडियन कंपनीज भी यूरोप में प्रेजेंट है ना। एफडीआई के मामले में देख लो, यूरोपियन यूनियन इज द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया, बिकॉज ये आपका ग्रुप ऑफ कंट्रीज है ना, इसीलिए। एंड इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने दोनों मिलके ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को लॉन्च करने की बात कही गई है, जो आपका एड्रेस करेगा चैलेंजेस रिलेटेड इन द ट्रेड एलोंग विद ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चैलेंजेज आती है उन सबको भी टैकल करेगा, डिपनिंग द कॉपरेशन इन दीज फील्ड्स एज वेल। ये जो ट्रेड मैकेनिज्म है, जो इसकी बात हम कर रहे हैं, इट विल अलाउ बोथ द कंट्री टू वर्क ऑन द फील्ड सच एज 5G कॉपरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट मॉडलिंग एंड हेल्थ रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड नाउ वी टॉक टू द डेवलपमेंटल पार्टनरशिप। तो डेवलपमेंटल पार्टनरशिप में देख लो, इंडिया यूरोपियन यूनियन डेवलपमेंट कॉपरेशंस जो है वो डिफरेंट डायमेंशंस में देखने को मिलते हैं, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, वाटर सैनिटेशन। एक दो एग्जांपल याद रख लेना है, जैसे सिंस 1976 यूरोपियन कमीशन ने 2 बिलियन यूरो, लगभग आपका 2.4 बिलियन डॉलर का असिस्टेंस डेवलपमेंट कॉपरेशन में भारत को दिया है। बस इतना काफ़ी है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कॉपरेशन की बात चलती है ना। जैसे इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक साथ क्लोजली वर्क कर रहे हैं ऑन सेवरल फ्रंट्स दैट विल कवर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाइक स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव, है ना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एंड क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट चेंज को लेकर आप देख लो, दोनों जो हैं, इंडिया काफ़ी ज़्यादा सीरियस है क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को लेकर, यूरोपियन यूनियन भी या फिर यूरोपियन यूनियन के जो भी देश है वो भी कंसर्न है क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को लेकर, एंड दे रेज द वॉइस रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज इश्यूज़। एंड उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन देख लो, बोथ साइड हैव एग्रीड ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन, ताकि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशन बढ़े इन वेरियस फील्ड्स इन द कमिंग ईयर्स। एंड वी हैव द हॉरिजन 2020 जो दोनों ने मिलकर इनिशिएट की है। इट इज़ ए जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज एंड पोलर रिसर्च। एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करें तो एक तो ये कि दोनों का शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, लाइक काउंटर पायरेसी, है ना, पायरेसी को टैकल करो, काउंटर टेररिज्म, जिसमें से आपका रेडिकलाइजेशन को भी काउंटर करने की बात की जाती है। व्हाट डू मीन बाय रेडिकलाइजेशन, सोसाइटी में हमने कवर भी किया है आपको। फिर साइबर सिक्योरिटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉपरेशन आज के समय में बन गया है, और सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय में हमको लग रहा है वो है आपका साइबर सिक्योरिटी का। एज इंडिया और द अदर वर्ल्ड आर डिजिटाइजिंग इन ए रैपिड मोड, द challenges of cyber security are also increasing in a rapid and more multiplier mode, है ना। न्यू इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, ये वैसा कुछ नहीं है। इसके बाद कम्बेटिंग टेररिज्म पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन ने किया है। इसके बाद काउंटर पायरेसी ऑपरेशन, इसके लिए आपका जो इंडियन नेवी है, यूरोपियन यूनियन नेवल बेस है ना, वो एक्सरसाइज भी रन करते हैं, दैट इज UNAVFOR, यूरोपियन यूनियन नेवी एक्सरसाइज, जो काउंटर पायरेसी ऑपरेशन चलाती है। पीपल टू पीपल जो कॉपरेशन है, लाइक इंडियन पीपल वहाँ जाते हैं यूरोप में फॉर एजुकेशन, फॉर टूरिज़्म, उसी प्रकार से यूरोप के जो लोग हैं वो इंडिया में आते हैं फॉर टूरिज़्म। जैसे अभी आपने ये जो काफ़ी ज़्यादा गंगा विलास क्रूज शिप
इसकी चर्चा आपने सुनी होगी, है ना? काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। उसके बाद पार्लियामेंट एंड सिविल सोसाइटी, इनके बीच भी कॉपरेशंस होता है। अलॉन्ग विथ, इसका एग्जांपल लिख सकते हो कि इंडिया यूरोपियन यूनियन थिंक टैंक, दैट इज योर ट्विनिंग इनिशिएटिव। हियर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं ऑन द इश्यूज ऑफ कोर रिलेवेंस, जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अलॉन्ग विथ एजुकेशन एंड कल्चर में कॉपरेशन की बात करें तो देख लो 50,000 इंडियन इनरोल किए हुए हैं इन वेरियस यूरोपियन यूनिवर्सिटीज फॉर द हायर एजुकेशन, एंड वी हैव द मल्टीलेटरल फोरम्स एंड द कॉपरेशन। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन जैसे क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन में पार्टनर्स हैं, G20 में देख लो आप। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि सपोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन वो काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए फॉर इंडियाज क्लेम ऑन द परमानेंट सीट ऑफ द UNSC बिकॉज इट रिप्रेजेंट 28 कंट्रीज। बट व्हाट इज द इश्यूज इन दिस रिलेशन? पहला बात तो ट्रेड। आप देख सकते हो करंटली इंडिया ओनली 1.9% ट्रेड यूरोपियन यूनियन के जो टोटल ट्रेड है इन द गुड्स उसको कंप्राइज करता है, जबकि चाइना के रेस्पेक्ट में बोले इट इज़ 13.8%। उसके बाद इंडिया का जो बायलेटरल रिलेशन है यूरोपियन मेंबर स्टेट के साथ वो तो अच्छा है ना, बायलेटरल रिलेशन जैसे जर्मनी की, फ्रांस के साथ, UK के साथ, ठीक है। लेकिन ये जो आपका कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशन है उतना ज़्यादा फला फूला नहीं है। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन का जो स्टैंड रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लेकर और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर वो क्रिटिकल रहा है, क्रिटिसाइज किया गया था, ये भी बात है। उसके बाद प्रोटेक्शनिज्म, यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है वो एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ रहता है। घबराया हो क्या मतलब वही है कि भाई साहब इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच अपना रहा है, लाइक टैरिफ्स एंड टर्मिनेशन ऑफ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज विद द यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स। ये पहले हुआ था ये इंसिडेंट्स, है ना। अलॉन्ग विद राइज ऑफ एंटी माइग्रेशन एंड अल्ट्रा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो यूरोप में देखने को मिल रही है, ठीक है। रिसेंटमेंट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन जो चल रहा है। अलॉन्ग विद ग्रीन पास, ग्रीन पास का ये न्यू मुद्दा है। ग्रीन पास आपने सुना होगा कि जो यूरोपियन यूनियन है ना, इन्होंने इस ग्रीन पास सिस्टम को इनिशिएट किया था और इस सिस्टम के तहत जो वैक्सीन इसको क्वालिफाई कर लेगा वो बेसिकली एलिजिबल हो जाएगा फॉर वैक्सीन अवेलेबिलिटी इन द यूरोप। लेकिन इसमें जो इंडियन कोविशील्ड की जो वैक्सीन है ना उसको एक्सक्लूड कर दी गई, जबकि यूरोपियन यूनियन के जो ड्रग रेगुलेटर है दैट इज यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, इन्होंने वैक्सजेविरा जो वैक्सीन है इसको अप्रूव कर दी थी, जो कि आप एस्ट्राजेनेका का ही शॉर्ट है, भारत के बाहर जाना जाता है, जबकि इंडिया में कोविशील्ड के रूप में जाना जाता है। इसको अप्रूवल लिस्ट में नहीं डाला गया, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अप्रूव भी कर दिया था। तो यही मुद्दे थी और इसका विरोध भी हुआ था, आपको ही पता होगा, ध्यान में होगा। तो वी हैव कवर ऑल दीज इन डिटेल, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट क्या है ये, कुछ कुछ पॉइंट्स ही जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि जितना रेलेवेंट है उतना ही काफ़ी। तो कैसा लगा आपको लेक्चर सीरीज आज का, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड उसके बाद दैट विल मूव टू द इंडिया जापान रिलेशंस, ठीक है, डायरेक्टली। सो होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।